कैसे हो दोस्तों? अच्छा लग रहा है आप लोग सबको मिलके दोस्तों। और प्रगति, हेलो प्रगति। सब लोग अपना नाम लिख दो, कौन कौन पुराने लोग हैं भाई लोग, जल्दी से बता दो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमन, गुड इवनिंग। अमान, बड़े भाई को नमस्कार। अच्छा, ठीक है। जयपुर से कुंवर साहब हमारे पास पधार चुके हैं। HA प्रांशु, हेलो प्रांशु। हेलो आरहन। सचिन, सृष्टि, हेलो हेलो सृष्टि, अपन मिल चुके हैं। अंतरिक्ष, आ, कुछ नए बच्चे भी हैं। सुदीक्षा, अंकिता, उड़ीसा से, ओके। आकांक्षा, श्रुति, वेदांशी, हेलो व्योम, आयुषी, हर्षिल। हाँ, मैं क्लास का रूल बता देता हूँ। जो भी आंसर आप करेंगे उससे पहले आप नाम लिख देंगे अपना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपको आंसर करना है तो अपने चैट बॉक्स में ऐसा नाम लिख के रखो, मज़ा आएगा। हरियाणवी छोरे भी आ चुके हैं। तो जिस पिछली क्लास में बहुत मज़ा आया दोस्तों, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में। ऐसा लग रहा था कि मैं कपिल शर्मा हो चुका हूँ और आप लोग ऑडियंस हो। पूरी क्लास में कितना भयानक मज़ा हमने लिया। हेलो हेलो दीपक, हेलो श्रिया, खुश रहो केपी, यस। पांडे जी आ चुके हैं हमारे पास, यस। चलो, है ना। अब अपन शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है जो है बायोमोलिकुलर पॉलीमर, जिसको हम छोड़ देते हैं या फिर हम उसको लास्ट में पढ़ते हैं या फिर उसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि उस बेचारे को इतना कम महत्व दिया जाता है कि वो नाराज हो जाता है। तो आजकल वो नाराज ही चल रहा है पिछले 1-2 साल से। और एग्जामिनर को भी पता चल गया कि बच्चे इस टॉपिक को जो है थोड़ा लाइटली लेते हैं, तो फिर उसमें से सवाल आने लगे हैं। और अब मैंने पहले बताया कि अब हमारे पास मेंस के बहुत सारे सवाल पेपर बनते हैं, तो ऑब्वियसली हर लाइन से सवाल बन सकता है। तो अब ये जो छोटे और जिनको नकार दिया गया था, हे दृष्टि से देखा जाता था, उन चैप्टर्स में से आने लगे हैं अब सवाल। तो इसका मतलब सीआरटी हमारे लिए इन चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर। तो इन चैप्टर्स को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन उठकर आता है दोस्तों, है ना। सरकोटा से होके, हाँ। HT कौन है यार? HT अपना पुराना बच्चा है, पिछली बार आया था, मैं नाम भूल गया हूँ। आदित्य, गुड इवनिंग दोस्त। चलो, अपन बिना डिले किए हुए अब अपन शुरू कर देते हैं, क्या बोलते हो? शुरू कर दें? नमन नमन नमन, ऑलवेज नमन। अच्छा, नमन। पंजाब से हमारे पास द ग्रेट हेयर स्टाइल। पता नहीं तुम लोगों को हेयर स्टाइल क्या समझ में आती है, मेरे को तो कंघी नहीं होती, तो मेरे को ऐसे ऐसे कर लेता हूँ तो हेयर स्टाइल बन जाती है, पता नहीं। थैंक यू। आई एम फ्रॉम भोपाल। HT, ओके। माई फर्स्ट क्लास, के वेलकम वेलकम। जिसका भी पहला क्लास है और जिसने भी मेरी क्लास नहीं देखी है, नाइट्रोजन एट्स कंपाउंड में जाके देख के आया, तो हमने कितने आनंद किए, कितने मज़े लिए। ऐसे ही क्लास हमारी चलती है। हेलो सद्दाम, हाँ हम मिल चुके हैं सद्दाम। हाँ, आप रेगुलर आ रहे हो, मैंने देखा है। तो अब अपन शुरू करते हैं। हेलो ए का मतलब आयुष्मान होता है, ये मुझे पता है। सर प्लीज स्टार्ट। चलो, हाँ अब अपन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अपन वैसे ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक छोटे छोटे समय में निपटा रहे हैं। तो अब मैं हो जाता हूँ छोटा, और एज यूजुअल केमिस्ट्री को कर देता हूँ बड़ा, है ना। तो मेरा नाम है आशुतोष गौतम और कोटा से हूँ, और इन सब कोचिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। अब हूँ अमेजोन अकेडमी में आप लोगों के साथ। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और आपको अपनी मंजिल तक ताकि ही। ये लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिस आपको बार बार मैं बता चुका हूँ। क्लास टाइम पे लेनी, आना है और पूरी क्लास ख़त्म करके जाना है। बहुत बढ़िया सेशन रहता है, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहता है, बहुत मज़े हम लोग करते हैं, है ना। सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, कोई क्लास छूट गई है, कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जो पिछली क्लास में आपको देख के आने होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मगर हमको होना पड़ता है संस्कारी। और वो हम हैं ही, इंडिया के हैं तो हम संस्कारी तो रहेंगे ही। कोई भी स्पैम नहीं करेगा, अनसिविलाइज लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा कोई भी। अगर बड़ी क्वेरी आपको है तो क्लास डिस्टर्ब करने के से पहले आपको माई डाउट में उसमें डाल देना है। माई डाउट में डालते ही हमारे कुछ दोस्त, मित्र,
टीचर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आप सॉल्व कर दें। आई डाउट में आप लिख सकते हो, कुछ बड़ा डाउट है तो आप उधर। हेलो खुशी, आयुष फ्रॉम कोटा। अरे वाह यार, कोटा में कहाँ से? लिखते रहना, मैं पढ़ता रहूँगा। सर आपसे डाउट कहाँ पूछे? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। आशुतोष सर शो, इसमें एंटरटेनमेंट नॉलेज दोनों मिक्स होती है। अच्छा, ये बात तो सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको पता है, क्रोम या फायरफॉक्स चाहिए, ये नहीं चलेगा अभी, और 6 वर्जन या उसके अबव चाहिए। 5 Mbps स्पीड आ रही है तो मज़ा आ जाएगा, है ना। fast.com से आप पता कर सकते हो आपकी स्पीड क्या है। मैं और विपुल सर आपको पढ़ा रहे हैं, और बायोमोलिक्यूल पॉलीमर आपका शुरू। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल जो उठता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल जो है वो, उसमें सबसे पहला टॉपिक, हमारे पास समय कम होता है इसलिए अपन सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। और मुद्दा ये है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही है, और कार्बोहाइड्रेट अपन किसको बोलेंगे जरा देखें। तो अगर आपको फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये आता है CxH2O और Y। CxH2O Y, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम बात करें कि जनरली कैसे कंपाउंड होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मेनली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एल्डिहाइड मिलता है ना, और कुछ कुछ में हमारे पास कीटोन भी मिलता है। तो ये हमारे पास होता है ना। और बात करें कि ए का जी क्या है यहाँ पर, आज का ज्ञान क्या है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, जो भी हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, आर ऑप्टिकली एक्टिव। सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेप्ट अगर मैं बात करूँ तो 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। इसको छोड़ दें तो बाकी सब जो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलो 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 बोलो, है ना। बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, और वो है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइज्ड के प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के बेसिस पर अपन किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास मोनो सैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स, और तीसरा होता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। ये होते हैं हमारे पास मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। अगर मोनो की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो मिलेगी, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी मिलती है, जल्दी से अपन पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट जो हमारे पास होती है मोनोमर की, वो कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से यहाँ पर 2 से 10 हो सकती है मोनोमर यूनिट्स, और यहाँ पर जो है उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूँ तो ग्लूकोज है हमारे पास मेनली, और क्या ले लेते हैं अपन, फ्रक्टोस ले लेते हैं। तो ये यहाँ आ सकते हैं 2 से 10 में। अगर 10 में बात करूँ तो हमारे पास आ सकता है स्यूक्रोस, और क्या आ सकता है, माल्टोस। हाँ मैं अभी चैट का जवाब अभी देने वाला हूँ तुम लोगों को, मगर उससे पहले अपन जो है वो मुद्दे पर आ जाते हैं। स्टार्च हो सकता है पॉलीसेकेराइड में, सेल्यूलोज हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के कितने बनते हैं। मतलब ग्लूकोस और फ्रक्टोस मोनोसेकेराइड है, और बहुत सारे ग्लूकोस मिल जाएंगे तो कुछ और बन जाएगा, डाइसेकेराइड बन जाएगा। और अगर लेट्स से ग्लूकोज की 10 से ज़्यादा यूनिट हो जाएगा तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? हेलो 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 सर, तेलुगु, तेलुगु में बोलो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तेलुगु में बोलेंगे हम। वेरी गुड, है ना। तो आप एक काम कर लो, तेलुगु मेरे को सिखानी पड़ेगी पहले तुमको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर बात करें तो हमारे पास ये हो सकता है एल्डोज, और दूसरा हमारे पास हो सकता है कीटोस, है ना। एल्डोज एंड कीटोस।
अब एल्डोज और कीटोज के बेसिस पर भी अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि कितने कार्बन है उसके बेसिस पर अपन डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे ट्रायोज, और लेट्स से 3 कार्बन है और कीटोन है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, बोलो 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 बोलो। ट्रायोज है तो एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, और इसको बोल देंगे अपन कीटो ट्रायोज। अगर मान लो 4 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, टेट्रोज। अगर एल्डिहाइड है तो इसको कहेंगे एल्डो टेट्रोज, और अगर कीटोन है तो इसको कहेंगे कीटो टेट्रोज। तो इस तरीके से अपन जो है वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब सवाल यहां उठता है दोस्तों, यहां पर हमारे पास अब आ गया ये, यही है चीज जो हमको, यही है वो, यही है वो, यही है वो जिसके बारे में अपन को बात करनी है, हाँ है ना। तो अब हमको इसके बारे में बात करनी है, तो जल्दी से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना, सबसे पहले सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड है और इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, और ये हमारे पास कायरल सेंटर है। अब ध्यान से देखना, इस पर सवाल बनते हैं, ये जो हमारे पास ट्री अब बनने वाला है इस पर सवाल बनते हैं, है ना। कैसे सवाल बनते हैं जरा देखें। तो अगर मान लो ग्लिसरैल्डिहाइड के जज्बात और हालात हम बदल दें, मतलब यहां पर हमारे पास एक कायरल सेंटर है, हम एक कायरल सेंटर और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें हम OH और H लगाएंगे। तो अगर मान लो मैंने हालात और जज्बात बदल दिए, इन द सेंस लेट्स से अभी अंगूठे को मैं OH मान लूं, तो हम हालात और जज्बात कैसे बदल सकते हैं, एकदम से हालात और जज्बात बदल सकते हैं। अगर मान लो मैं OH और H इधर रखूं और ऐसे जोड़ दूं, तो हमारे पास जो बनता है वो इरिथ्रोज। इरिथ्रो से तुम जानते हो, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, है ना, इरिथ्रोज। और अगर मान लो मैंने इसको ऐसे जोड़ा तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, थ्रियोज, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो ये तो तुमको याद ही है, इसको डी एरिथ्रोज, और ये होता है हमारे पास डी थ्रियोज, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। व्हाट इज कायरल सेंटर, हाँ एक कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हो उसको बोलते हैं, डोंट टॉक अबाउट इंस्टा हियर। रे बाप रे बाप, देखो भाई लोगों, ठीक है चलो, ये चैप्टर जो है वो सीधे उठ के आता है इसमें से सवाल, तो इसलिए ये चैप्टर कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो अब देखो जरा गहरी बात, अब देखो मल्टीपल चीजें एक साथ बता रहा हूं, यहां से शुरू कर रहे हैं अपन, ये इस कहानी से। अगर मान लो अब इसमें मैं हालात और जज्बात बदलूं, मतलब एक अगर मैं H और OH और जोड़ूं इधर और इधर, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, 5 कार्बन वाली शर्करा बन जाएगी, शुगर। तो इसका मतलब इरिथ्रोज में मैं अगर मैं जोड़ा एक एक्स्ट्रा, तो OH सेम साइड जोड़ सकता हूँ या फिर अपोजिट साइड जोड़ सकता हूँ, तो हमारे पास एक और शुगर बन जाती है, राइबोज और अरेबिनोज। अब राइबोज और अरेबिनोज में फिर एक H और OH जोड़ सकते हैं, सेम साइड या फिर अपोजिट साइड, सेम साइड या फिर अपोजिट साइड, तो हमारे पास एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज और मेनोज, ये हेक्सोज शुगर बन जाती है। तो अपन यहां से शुरू करेंगे, यहां से हमने किया ग्लिसरैल्डिहाइड से हमने इरिथ्रोज बनाया, इरिथ्रोज से हमने H और OH जोड़ते हुए राइबोज अरेबिनोज बनाया, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज एंड मेनोज बनाया। अब इसमें सवाल क्या बनता है, गहरी बात क्या है जरा समझना। अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड मेनोज, ग्लूकोज और मेनोज में कौन से कार्बन पर डिफरेंस आता है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहले पर, पहले कार्बन पर डिफरेंस आता है, मतलब ये पहला और दूसरा कैसे डिसाइड करेंगे सर, IUPSC अगर नाम दोगे तो पहले और दूसरे कार्बन को डिसाइड कर दोगे, पहला कौन सा होगा ये, तो कौन से कार्बन पर, पहले पर बी ऑप्शन है, दूसरे पर सी ऑप्शन है, हमें क्या पता, डी, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से मुझे बता दो, पहले या दूसरे पर, कहां पर है हमारे पास, जल्दी से आंसर कर दो, है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया यार, वो इतनी इतनी तेजी से चल रहा है कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास कुछ बच्चे, शरारती बच्चे, डी का आंसर करेंगे करेंगे दूसरे पर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास दूसरे कार्बन पर H और OH की पोजीशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। H और OH की पोजीशन में हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस होने की वजह से अगर मान लो, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में, तो हमारे पास बहुत सारे कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक कायरल सेंटर में डिफरेंस हो, बहुत सारे कायरल सेंटर हो, 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो, और एक कायरल सेंटर में डिफरेंस हो, तो उनको क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। पहला, अगर मान लो बहुत सारे कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर में डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पहला,
एपीमर, दे वुड बी एपीमर। सेकंड ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, उसको बोलेंगे एनोमर्स। सी, उनको बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। और डी बोलेंगे जल्दी से मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होना है। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है दोस्तों, मैं तुमको बता रहा हूं, है ना, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, इसलिए आप सोचें कि क्या क्या आंसर इसका हो सकता है। बॉम्बे, एनोमर्स, एनोमर्स बोल रहे हो आप लोग? नहीं, एनोमर्स इसका आंसर नहीं है। एनोमर्स डिफरेंट होता है, अभी हम बात करेंगे। तो सर बी और डी, डी तो कैसे हो सकता है, डी तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना दोस्तों, तो मैं इसका आंसर करता, जल्दी से सोच लो, इसका आंसर मैं करता ऐसे, इफ सम ऑफ द कायरल सेंटर चेंजेस देयर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो डायस्टीरियोमर तो है ही। सम ऑफ द कायरल सेंटर डायस्टीरियोमर तो है ही, और डायस्टीरियोमर में भी अगर एक ही कायरल सेंटर पर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, एपीमर। एपीमर समझ में आ गया तुमको? तो उसको बोलेंगे अपन क्या, एपीमर। बोलो 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 बोलो। हाँ, तुमने गाना सुन लिया, वेरी गुड, शाबाश। बस पढ़ाई के अलावा तुम्हें सब चीज़ों का ध्यान रहता है ना, वेरी गुड, है ना। अब इस पर और सवाल, गहरी बात क्या है? गहरी बात यह है, तुमसे यह पूछा जाएगा, इसको दूसरी तरीके से पूछने का तरीका, कि ग्लूकोस एंड मेनोज एपीमर तो है, ये तो साबित हो गया। कौन से एपीमर हैं? क्या ये C1 एपीमर है? बी, क्या ये C2 एपीमर है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ग्लूकोज एंड मेनोज आर व्हाट, विच एपीमर? C1 एपीमर और C2 एपीमर। हमारे पास केस का आंसर आ चुका है, एसबी का आंसर आ चुका है। वाह, हरियाणवी छोरे ने हम क्यों बताएं, वेरी गुड, चचा हमारे विधायक हैं। ठीक है ठीक है, तो हमारे पास C2 एपीमर है। ओके, आंसर ए। देखो C2 ही तो है, C2 एपीमर है ना, सेकंड कार्बन पर। पहला कार्बन तो हमारे पास एल्डिहाइड वाला हो जाएगा, दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा, तो हम यहाँ कहेंगे इसको क्या, C2 एपीमर। तो एपीमर्स आर एक्चुअली डायास्टीरियोमर्स। अब गहरी गहरी बातें करते हैं, तो इसका मतलब एलोज और एल्ट्रोस आपस में डायस्टीरियोमर हैं, ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है, ये भी डायस्टीरियोमर है, ये भी डायस्टीरियोमर है, ये भी 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 ये भी, इनके बीच में हर रिश्ता डायस्टीरियोमर है। तो अब मेरा एक सवाल जिसका जवाब तुम्हें इधर देना है, फिर अपन थ्रियोस के बारे में बात करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, जल्दी से बताना, ट्रू या फॉल्स। ऑल एपीमर्स आर डायास्टीरियोमर्स, हाँ या ना? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? यस, पीडीएफ मिलेगा दोस्त इसके बाद, क्लास खत्म होते ही तुमको जो है वो जहां पर तुमने ज्वाइन नाउ किया था उसके नीचे ऑप्शन आएगा नोट्स का, तो वहां मिल जाएगा। तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, सभी एपीमर डायस्टीरियोमर्स है। ट्रू ट्रू ट्रू, संचित ने आंसर कर दिया है ट्रू। हरियाणवी छोरे ने बोला है फॉल्स, उसको पसंद नहीं आया। सभी एपीमर डायस्टीरियोमर, इफ सम ऑफ द कायरल सेंटर देयर कॉन्फ़िगरेशन दैट वुड बी डायस्टीरियोमर्स। ट्रू, ट्रू पे ताला लगाया जाए, तो ट्रू पे मैं ताला लगाता हूं, और 1,000 रुपये जीत गए आप। ये मैं सीधे आपको घर देने आऊंगा, बस शर्त आप लोगों को पता ही है। किस किस को ये शर्त पता है कि मैं घर आके गिफ्ट दे देता हूं, मगर उसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आंसर है सभी एपीमर जो है वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अब अगली कहानी, ऑल डायास्टीरियोमर्स आर एपीमर्स। ऑल डायास्टीरियोमर्स आर एपीमर्स। एपीमर का मतलब होता है कि अगर 5 कायरल सेंटर है तो एक में ही डिफरेंस आना चाहिए, सिर्फ दो में नहीं आना चाहिए, है ना। 5 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक में डिफरेंस आना चाहिए तो एपीमर है, दो में आएगा तो नहीं होगा। तो मुझको बता दो, दे दो सर, मैं कोटा में हूँ। कोटा वालों के लिए नहीं है, सॉरी। तो फॉल्स हो गया ना दोस्तों। अगर मान लो दो दो कायल सेंटर में डिफरेंस हुआ तो डायस्टीरियोमर तो होगा वो, मगर वो एपीमर नहीं होगा। तो आपको ये ट्री याद करना है दोस्तों ना, ये जो अपन ने इरिथ्रो से शुरू किया था, राइबोज, अरोबिनोज, एलोज, एल्ट्रोज में अपन क्या कर रहे हैं, जज्बात और हालात बदल रहे हैं, मतलब एक एक कायरल सेंटर जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से थ्रियोज से शुरू किया, थ्रियोज क्या था, ये था थ्रियोज।
अब थ्रियोज में अपन यहाँ एक कार्बन और जोड़ते जाएंगे और जज्बात और हालात जो है वो बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर थ्रियोज था, हमने एच और ओ एच हमने जोड़ दिया इधर और इधर, तो ये बन जाता है जाइलोज और लाइसोज। अरे देखो दोनों की स्पेलिंग कितनी कंफ्यूजिंग है, लाइसोज जाइलोज। और इसमें मैंने क्या कर दिया, एल को इधर ले जाता हूँ और एक्स को इधर ले जाता हूँ, लाइसोज। वाह 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 वाह, कितना छोटे वाले के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट का टिकट नहीं है, तो मुझे फ्लाइट के मजे लेना है, तो फिर मैं क्यों दूंगा। ये क्या मतलब, यही तो मतलब। ठीक है, अगली बार कोई ऐसी स्कीम लेके आऊंगा जिससे कोटा वालों से भी मैं कुछ ले सकूं और उसके बाद दे सकूं। ठीक है, लाइसोज और जाइलोज में अपन फिर से जज्बात और हालात एक और कार्बन में जोड़कर बदल सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा ग्यूलोस, आइडोस, गैलेक्टोस, टेलोस। बताओ ये चारों, इन चारों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन चारों के बीच में क्या रिश्ता है। दे आर एनेंशियोमर्स, ऑप्शन ए बी। दे आर डायस्टीरियोमर्स, ए फॉर एनेंशियोमर्स, डी फॉर डायस्टीरियोमर्स। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, जल्दी बताओ। 25 दिनों में पैसे डबल, हाँ अक्षय कुमार थोड़ी अपन। यस दे आर डायस्टीरियोमर्स। व्हाट आर एनेंशियोमर्स, वाह। एंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उसको बोलते हैं अपन को। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब जल्दी से, ऐसे कैसे दोगे, मैं आऊँगा फ्लाइट से, पहले तुम फ्लाइट के आने जाने का टिकट कराना, उसके बाद। तो हमारे पास देखो अब क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है मोनोसेकेराइड की, है ना। ये डिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंटली कि होता क्या था। देखो जरा जरा ध्यान से समझना इस बात को। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है कि लेट्स से एल्डिहाइड है हमारे पास। तो ये एल्डिहाइड अगर मान लो हमारे पास है, तो एल्डिहाइड के सारे टेस्ट देने चाहिए थे, ध्यान से सुनना। मगर क्या हुआ, एल्डिहाइड के टेस्ट जो है बहुत ही कम दे पाए। तो इसका मतलब एल्डिहाइड जो है वो फ्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन कर पा रहे हैं एल्डिहाइड पर, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो एल्डिहाइड की एब्सेंस का कारण बन रहा है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई, जिसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे पास दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ओपन, लेट्स ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, इसकी बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो यहाँ अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर तो हमारे पास यहाँ है ही। ये रही हमारे पास ग्लूकोज की, कहाँ गई, कहाँ गई हमारे पास ग्लूकोज की, ये रही। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें दो फॉर्म होती है, एक तो अल्फा, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं अपन बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इस पे सवाल बनता है, जेई मेंस में भी बनता है और एडवांस में भी बनता है, कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है, ध्यान से सुनना, फिर इस पर मैं सवाल पूछूंगा तुमसे कि ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन, सॉरी ये नहीं, ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, लेट्स से ये और ये, ऐसे कार्बन जिसको जो कि दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, जैसे कि ये इधर जुड़ा है और ये इस OH से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन। और ये जो दो फॉर्म्स हैं इनको बोलते हैं अपन एनोमर्स। ये जो दो साइक्लिक फॉर्म्स हैं इनको बोलते हैं अपन एनोमर्स, है ना। और दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है ना। तो ये जो दो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है वाया ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ कन्वर्ट हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखो, सिर्फ ये C1 कार्बन पर H और OH का डिफरेंस देखें तो हमारे पास H और OH में डिफरेंस है। तो अब देखो जरा ग्लूकोज की अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज की एक तो अल्फा फॉर्म है और एक कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। दोनों में अगर मेरे को सिर्फ डिफरेंस करना है तो कैसे डिफरेंस करूंगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। तो स्ट्रक्चर बनाने की निंजा टेक्निक ये है दोस्तों कि आप क्या करो कि सबसे पहले बनाओ बीटा, और बीटा में बी का मतलब, ध्यान से सुनना, बीटा में बी का मतलब तुम समझो बादलों में, बादलों में मतलब ऊपर। तो आप क्या करो, पहले कार्बन पर OH ऊपर बनाओ, दूसरे पर नीचे बनाओ, तीसरे पर ऊपर बनाओ, चौथे पर नीचे बनाओ, और पांचवें में CH2OH जो है वो ऊपर बना दो। तो ये बीटा बनाने की ट्रिक हो गई। अब जब बीटा बनाने को आ गया तुमको, तो अल्फा बनाएंगे तो क्या होगा, C1 पर कॉन्फ़िगरेशन पलट देंगे। बस यही तो डिफरेंस होता है C1 पे। तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करेंगे, बीटा याद रखेंगे बादलों में। इसका मतलब आप 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर ये बनाएंगे,
और यहाँ पर हम क्या करें, बीटा बादलों में ओ एच यहाँ बनाएंगे, ओ एच यहाँ बनाएंगे, ओ एच यहाँ बनाएंगे, ओ एच यहाँ बनाएंगे और लास्ट में यहाँ हमारे पास CH2OH। तो ये बीटा बनाने की ट्रिक हो गई। बीटा बना देंगे। अब इसका अल्फा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर H और OH पहले कार्बन पर क्या करूंगा, बदल दूंगा। समझ गए तुम लोग, है ना। तो ये बहुत ही आसान निंजा टेक्निक है स्ट्रक्चर बनाने की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये अपन जो है वो नई ट्रिक लेके आए हैं, डाउन अप, ठीक है। अब अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना ली है तो फिर मैं चाहता हूं कि आप अल्फा डी एलो पायरेनोज भी बनाए, मतलब एलोज। अब कैसे बनाओगे एलोज का, तो जरा देखो पिछली स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो ये है हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और ये हमारे पास कैसी है, एलोज की स्ट्रक्चर। जल्दी से मुझको बता दो कि अगर मान लो मैं एलोज और ग्लूकोज को देखूं तो एलोज और ये है हमारे पास ग्लूकोज, तो जल्दी से मुझे बताओ एलोज एंड ग्लूकोज आर व्हाट एपीमर्स, कौन से एपीमर हैं, जल्दी बताओ कौन से एपीमर हैं। क्या ये C2 एपीमर है, क्या ये C3 एपीमर है, या फिर ये C4 एपीमर है, जल्दी बताओ कौन है। एलोज और ग्लूकोज जो है वो C3 है, C2 है या C4 है। तो आपको पता चल गया कि ये तो C3 एपीमर है ना। ये सवाल देखो जरा बड़ा बड़ा आसान से हो जाता है ना। तो C3 एपीमर है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ी साइक्लिक वाली तो आप क्या करोगे, पूरी कहानी बीटा, ये वाली पूरी कहानी बीटा की बनाओगे और सिर्फ थर्ड कार्बन पर कहानी जो है वो बदल दोगे। OH ऊपर है तो क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अगर मान लो मेरे को बनाना है एलोस का बीटा स्ट्रक्चर, तो पहले मैं बिल्कुल कॉपी मार लूंगा इधर से, बीटा OH, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हो गया OH और ये H और ये H और ये OH, और यहाँ पर मुझे बदलना है तो मैं यहाँ कर दूंगा OH और H, ये बदल दिया मैंने, ठीक है। बाकी रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम, HOH और यहाँ हो गया CH2OH। तो मैंने सीख लिया कि ये तो बीटा एलोज हो गया, बीटा एलो पायरेनोज हो गया। अब अल्फा बनाऊंगा तो C1 कार्बन पर उसको बदल दूंगा। समझ में आ गया, बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना। अब सवाल यह है, विच इज मोर स्टेबल बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। पहला ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है बीटा डी ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज की मर्जी, ग्लूकोज की मर्जी हमें क्या, और चौथा ऑप्शन है चलो पांडे जी ने आंसर कर दिया, बॉम्बे अंतरिक्ष का आंसर आ चुका है। बॉम्बे सी जो है वो ग्लूकोज की मर्जी, और SB जो है बोल रहा है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑप्शन है बी। वाह 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 वाह, गैंग्स ऑफ वासेपुर ये क्या है। C D A सचिन B, गैंग्स ऑफ वासेपुर ये क्या है भाई। समझ में आ गया तुमको, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, एनोमेरिक कार्बन पर जो बदलाव होगा उसको अल्फा बीटा से डिनोट किया जाएगा, है ना। एनोमेरिक कार्बन, ऐसा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन मतलब जो दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, जैसे कि ये और ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनोमेरिक कार्बन हो गया। बोलो 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 बोलो। तो अब देखो जरा मैं तुमको सिखा देता हूँ। बीटा डी ग्लूकोस हमारे पास यहाँ क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोस अगर मैं बनाने जाऊँ तो हमारे पास यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दी और यहाँ पर हमारे पास हर जगह OH और H होगा। ये C1 कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ हमारे पास OH होगा इक्विटोरियल पर, यहाँ पर होगा इक्विटोरियल पर, यहाँ पर होगा हमारे पास इक्विटोरियल पर, यहाँ पर होगा हमारे पास इक्विटोरियल पर, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ होगा हमारे पास CH2OH इक्विटोरियल पर, है ना। ये कौन सी फॉर्म हो गई, बीटा। यहाँ पर सारे सारे के सारे सारे के सारे बल्कि OH ग्रुप कहाँ पर है हमारे पास, इक्विटोरियल पर है। और अगर मैं अल्फा बनाऊंगा तो पहली पोजीशन पर हमारे पास चेंज हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम, और यहाँ आ जाएगा OH कहाँ पर, एक्सियल पर। तो यहाँ पर सारे बल्कि ग्रुप जो है वो OH कहाँ पर होते हैं, इक्विटोरियल पर, और यहाँ पर हमारे पास C1 पर OH पर कहाँ हो जाएगा, एक्सियल पर। तो मुझको बताओ जब इक्विटोरियल पर होगा तो ज़्यादा स्टेबल होंगे ना, जल्दी बोलो 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 बोलो। सर बाउंसर थोड़ा कम डालो ना प्लीज़। ओके,
तो बीटा डी ग्लूकोज में हमारे पास क्या होएगा कि जितने भी OH और CH2OH ग्रुप हैं वो कहाँ पर होंगे, अगर मैं चेयर फॉर्म बनाऊंगा तो वो कहाँ होंगे, इक्विटोरियल पर होंगे। जबकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन पर अंतर हो जाता है, तो इसमें हमारे पास C1 कार्बन पर जो OH होगा वो कहाँ पर होगा, एक्सियल पर होगा। समझ में आ गया। तो इक्विटोरियल पर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इक्विटोरियल पर ज़्यादा स्पेस होता है, तो हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है ना। एनोमर्स के बारे में मैंने बता ही दिया तुमको। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है वो आपस में क्या होती हैं, एनोमर्स होती हैं, है ना। और इसमें गहरी बात क्या है, आखिर गहरी बात क्या है एनोमर्स में, कोई मुझे बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी पड़ेगी कि ताकि हम एनोमर्स को पहचान सकें। कौन सी गहरी बात है जो हमको देखनी पड़ेगी कि हमको वो पहचानना आ जाए। तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन, ध्यान से सुनना, गहरी बात क्या है, जो कि 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। बस यही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यही गहरी बात है। 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, जो कि 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ये गहरी बात है दोस्तों, आपको पहचानना है एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। तो आप जैसे ये अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाई ग्लूकोज की, और यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ हमारे पास ये OH और H है, यहाँ पर हमारे पास हो गया H और OH, यहाँ पर हो गया हमारे पास OH और H, यहाँ हो गया हमारे पास OH और H, और यहाँ लिख दिया अपन ने CH2OH। तो ये जो कार्बन है वो कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक और एक 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है। अब पहला सवाल मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आपको करना है। ये सवाल आपका भाई करेगा। देखो जितने भी टफ सवाल होते हैं ना वो मैं करता हूं, जितने भी आसान सवाल होते हैं वो आप करेंगे। तो मैं बता रहा हूं, डी इरिथ्रोज और एल थ्रियोज आर एपीमर्स। डी इरिथ्रोज एंड एल डी इरिथ्रोज एंड एल थ्रियोज आर व्हाट, एपीमर्स। तो हम यहाँ देख लेते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ, है ना। ये हमारे पास है डी थ्रियोज एंड एल डी इरिथ्रोज। तो देखो जरा, डी इरिथ्रोज कौन है, ध्यान से देखना। डी इरिथ्रोज कौन है, डी इरिथ्रोज, डी इरिथ्रोज, डी इरिथ्रोज, डी इरिथ्रोज, है ना। और एल थ्रियोज, एल क्या होता है, अगर मैं डी की मिरर इमेज बना लूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास एल। यहाँ हमारे पास होगा H और OH, और यहाँ होगा हमारे पास OH और H, यहाँ क्या होगा CH2OH। तो इसके और इसके बीच में बात करूँ तो ये कौन सा एपीमर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला एपीमर, है ना। अब गहरी बात समझना इस बात पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है, इस पर भी सवाल आया हुआ है जेई में एडवांस में कि CHO, और यहाँ लगा दिया अपन ने OHH, है ना, और यहाँ लगा दिया अपन ने HOH, OHH और OHH, और यहाँ हो गया CH2OH। और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, एल ग्लूकोज। तो डी और एल में क्या होता है, मिरर इमेज होता है। सिर्फ डी और एल का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट कायरल सेंटर पर आप जो है वो H और OH को बदल दो। डी और एल ग्लूकोज का अंतर होता है कि ये यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, मिरर इमेज बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एपीमर। ये सवाल तो मैंने बता दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर, ये है हमारे पास सवाल, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर व्हाट एपीमर। देखो जरा सवाल ये रहा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये रहा हमारे पास गैलेक्टोज, और ये रहा हमारे पास ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन से कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है, जरा देखो कौन से कार्बन पर आ रहा है, C1 C2 C3 C4। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, C1 लिखूँ, C2 लिखूँ, C3 लिखूँ, C4 लिखूँ। जो लोग पढ़ के आए हैं ना दोस्तों वो जवाब दे पाएंगे। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, कौन से कार्बन पर डिफरेंस आता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो आंसर आता है हमारे पास, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, HAVGAJ सब लोग आंसर कर रहे हैं। सर आज क्या हो गया, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, C4, ठीक है, C4। अब हमको बात करनी है कि अब जल्दी से सोचो, आयोड और टेलोज के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। तुम लोग सोचो फटाफट, फिर अपन बात करते हैं जल्दी से।
C4, ठीक है। तो आयोडोज और टेलोज के बीच में क्या होगा, जरा ये दूसरा सवाल है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आयोडोज और ये है हमारे पास टेलोज। आयोडोज और टेलोज, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ा सा कचरा हो चुका है तो जिसको हम मिटा देते हैं। जल्दी बताओ, आयोडोज और टेलोज के बीच में जल्दी बताओ कौन सा एपीमर है। ये क्या यहाँ पर डिफरेंस है क्या, नहीं, क्या यहाँ पर है क्या डिफरेंस, यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास कौन सी पोजीशन पर डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बोलो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, C3। बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया। अब ग्लूकोज और मेनोस, तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज और मेनोस कौन सा है, जल्दी बताओ। C1, ग्लूकोज और मेनोस तो अभी हम करके आए थे, जल्दी बताओ। ग्लूकोज और मेनोस, सर एनोमर और एपीमर में एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, एनोमर तो अलग चीज़ हो गई ना। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रक्चर बता दो सर, स्ट्रक्चर देख लो फिर। ये हमारे पास है ग्लूकोज, इसमें भी कचरा हो गया ज़्यादा, इसके कचरे को अपन हटा देते हैं। ग्लूकोज और मेनोज अभी करके आए थे अपन, कौन सा हो गया, C1 या C2, जल्दी बोलो। C1 या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा C2। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, C2 है ना, C2। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, C2 है ना। यहाँ पर हमारे पास कौन जाएगा, एपिमेरेशन ऑफ ग्लूकोज एट सेकेंड कार्बन। ये तो अपन बात कर चुके हैं, तो इस सवाल को छोड़ते हैं। तो ये हो गया, अपन इस तरीके से सवाल तो कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इस पर, यही है वो, यही है वो मूवमेंट है, यही है वो मोमेंट है दोस्तों। यही है वो जिसके बारे में, क्या हो गया, क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये है वो सवाल जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। एग्जामिनर्स जो है वो इसको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आखिर क्या होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या अंतर है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर वो है जो कि रिड्यूस कर दे किसको, टॉलेंस को, पहलिंग को, है ना, और बेनेडिक्ट को। अगर मान लो इसको रिड्यूस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। हाँ, इसके लिए हमारे पास ए का जी क्या है, कैसे पहचाने। तो पहचानने की निंजा टेक्निक ये है दोस्तों कि एटलीस्ट एक हेमी एसीटल और कीटल और हेमी कीटल कार्बन होना चाहिए। अगर कम से कम एक हेमी एसिटल और या फिर हेमी कीटल कार्बन होना चाहिए, तब आप ऐसा आंसर कर पाओगे। हेमी एसिटल और हेमी कीटल का मतलब क्या है, जरा देखो कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन हो और यहाँ पर हमारे पास OH हो जाए और यहाँ H हो जाए, तो ये हमारे पास, ये है हमारे पास हेमी एसिटल। और अगर इसकी जगह आपको ऐसा देखने को मिल जाए, ये है हमारे पास R और यहाँ हो गया हमारे पास OH और रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम, तो ये हो गया हमारे पास हेमी कीटल। एक कार्बन जो कि हमारे पास फर्दर जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल अगर मान लो कम से कम एक होना चाहिए हमारे पास, तब जो है वो अपन कह सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है, वरना वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई दोस्तों के हेमी एसिटल और हेमी कीटल के बारे में। अब यहाँ पर एक और गहरी बात मैं तुमको बता रहा हूँ, जो कि देखो ये है ना एक थ्योरिटिकल चीज है जो कि तुम स्किप करते हो, तो इसलिए मैं आसान आसान सवाल यहाँ पर नहीं लिया हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड, मतलब डाइसेकेराइड ले लेते हैं। ऑल मोनो और एलिगोसेकेराइड जो है वो कैसे होते हैं दोस्तों, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्शन भी है हमारे पास यहाँ, एक्सेप्ट जो है वो हम ले लें यहाँ पर स्यूक्रोज। स्यूक्रोज को छोड़ दें तो बाकी सब मोनो और ओलिगोसेकेराइड जो है वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑल पॉलीगोसेकेराइड, ऑल सॉरी पॉलीसेकेराइड्स, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं
एंड सम ऑलिगोसेकेराइड्स, सम डाइसेकेराइड्स के बारे में बात करें, जो कि अपन ने यहाँ ले लिया स्यूक्रोज। तो स्यूक्रोज के बारे में बात कर लें तो हमारे पास वो कैसी हो जाती है, नॉन रिड्यूसिंग। आखिर नॉन रिड्यूसिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में 2 शुगर यूनिट्स मिलते हैं। तो अगर 2 शुगर यूनिट मिले और वो उस कार्बन से जुड़ जाएं आपस में, जैसे कि ये और ये, जो कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल है, तो ये आपस में जुड़ जाए मान लो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन डैमेज हो जाएगा, और इस वजह से जो है वो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो पाते। कारण यह है कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल को जब मैं बेसिक मीडियम में डालता हूँ टॉलेंस और फेलिंग के, तो वो अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, और ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब चल जाते हैं तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दे देते हैं, और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपके पास आ गया तो टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। समझ में आ गया तुमको कि बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल और हेमी कीटल जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल के फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दे देते हैं, जो कि टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। तो टेस्ट इनका मिल जाएगा हमको। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है कि हेमी एसिटिलिक और हेमी कीटल कार्बन मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने की वजह से ये OH जो है वो खत्म हो जाता है, और ये OH खत्म हो गया, ये OH का H गायब हो गया। H गायब कर दें अपन यहाँ से, इसकी जगह CH3 लगा दें, या फिर इन दोनों को यहाँ से जोड़ दें, तो फिर हमारे पास जो है H खत्म हो गया यहाँ पर। तो फिर बेसिक मीडियम में दोबारा से ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, और ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो फ्री एल्डिहाइड नहीं बनेगा। दोस्तों गहरी गहरी बातें, गहरी गहरी बातें, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? बोलो। तो हमारे पास ये हो गया, है ना, प्रिपरे। अब है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमर्स। एनोमर्स का प्रॉपर्टी क्या है, कोई मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा अपन थ्योरी में ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने जो है वो थ्योरी कम पढ़ी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो जल्दी से मुझे बता दो कि म्यूटा रोटेशन आखिर क्या होता है। देखो, 100 बातों की एक बात, बहुत गहरे गहरे सवाल इस पर आते हैं, इसलिए ये पूछ रहा हूँ मैं कि लेट से हमारे पास यहाँ CHO है, यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, OH, और यहाँ H, और ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ H और OH, और यहाँ हमारे पास OH और H, और यहाँ हमारे पास OH और H, और यहाँ हो गया CH2OH। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये यहाँ पर अटैक करवाते हैं, ये एनोमेरिक कार्बन हो गया 5वां, 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6, है ना। और इसके बाद ये अल्फा फॉर्म और क्या बता देते हैं, बीटा फॉर्म बना देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये कैसी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? तो ये तीनों जो है वो हमारे पास कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि अल्फा ग्लूकोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज, वो तो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन उसका है +112, और अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं तो उसका कितना है, +19। अब हमने क्या किया, एक बीकर में फ्रेश ग्लूकोज फॉर्म ले ली, अल्फा ग्लूकोज। अब जैसे आप पानी में अल्फा ग्लूकोज डालोगे, वो इक्विलिब्रियम बनाएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर से, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा बीटा में। तो कुछ समय बाद अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है दोनों पाई जाएगी। हमने इनिशियली अल्फा लिया था, फिर धीरे धीरे हमको उसमें मिल जाएगा बीटा। तो हमारे पास जो है ऑप्टिकल रोटेशन 112 से घटना शुरू होगा, क्योंकि उसमें +19 वाला रोटेशन भी दिखने लगा है। तो इसका मतलब थोड़े समय बाद वो +112 से घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक स्पेसिफिक रोटेशन में आके क्या है, रुक जाएगा 50+ के आसपास, 52 के आसपास। तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास रोटेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। और इसका कारण क्या हुआ कि अल्फा और बीटा फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? क्लियर है? बोलो 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 बोलो, ये बोलो, है ना। अब अपन करते हैं इस पर कुछ सवाल, जल्दी से इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपको सवालों की सख्त ज़रूरत है इस समय। जल्दी से अपन जो है वो पहले सवाल कर लेते हैं। देखिए ज़रा सवाल, तो सवाल है, जल्दी से मुझे बताओ कि जेई में 2004 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव टॉलेंस टेस्ट। इनमें से कौन टॉलेंस टेस्ट देगा, जल्दी बताओ। इनमें से कौन टॉलेंस टेस्ट देगा? एनोमर्स एंड कन्फर्मर्स आर सेम। एनोमर्स और कन्फर्मर कैसे सेम है दोस्त? एनोमर्स तो हमारे पास अल्फा और बीटा फॉर्म है। जल्दी बोलो कौन कौन है जो कि हमारे पास पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। बी MS का आंसर आ चुका है, बी महेंद्र सिंह धोनी। NA का आंसर आ चुका है, KP का आंसर आ गया बी। सर C पक्का। एक्जेनॉल कैसे देगा, OH कब से देने लगा, जल्दी बताओ। तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस, कैसे? ग्लूकोस
ग्लूकोज में हमारे पास CHO है, और हमारे पास फ्रक्टोज में हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है दोस्तों, वो भी हमारे पास कैसा टेस्ट दे देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है। समझ में आ गया तुमको? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो देखो जेई में पूछा गया सवाल है और कितना आसान सा सवाल है दोस्तों, है ना। अब ये 2004 में पूछा गया सवाल है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज ये है, तो एल ग्लूकोज, सिर्फ इतने का सवाल का जवाब देते हैं अपन। एल ग्लूकोज का क्या होगा? देखो गलती कैसे करते हैं कि डी का मतलब ये होता है कि OH लास्ट कार्बन पर कहाँ है हमारे पास? राइट साइड पे। तो एक ऑप्शन आपको ये दे दिया जाएगा कि CHO OH H H OH OH H, और यहाँ पर लास्ट में बदल दिया जाएगा OH और H, CH2OH, है ना। ये आंसर कर देते हैं क्योंकि ये डी हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एल। बिल्कुल गलत है दोस्तों, याद रखना। डी ग्लूकोज आपका है तो वो मिरर इमेज होगा किसका? एल ग्लूकोज का। ये बहुत ही गहरी बात है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन गहरी बात। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन आपका जो डी फॉर्म आपको दे रखी है, डी, उसकी मिरर इमेज क्या होगी हमारे पास? एल फॉर्म होगी। डी की मिरर इमेज क्या होगी? एल। डी की मिरर इमेज क्या होगी? एल। डी की मिरर इमेज क्या होने वाली है? ये एल। सर आप ही लिख दो, यस। तो हमेशा याद रखना डी की मिरर इमेज क्या होती है? एल। अगला सवाल जेई का ही सवाल है। टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन डी ग्लूकोज आर नोन एज। टू फॉर्म मतलब अल्फा और बीटा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? जल्दी बताओ। अल्फा और बीटा आपस में क्या कहलाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, कोई लड़ेगा नहीं। जल्दी से मुझको बता दो कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिश्ता होता है? जल्दी बताओ। अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिश्ता होता है? अल्फा और बीटा। एपीमर्स आर एनोमर्स, एनोमर्स आर एपीमर्स। इस पे भी अपन सवाल बना सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, है ना। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स और ऑल एपीमर्स आर एनोमर्स। एनोमर्स का मतलब होता है कि ऐसी दो फॉर्म्स जो कि साइक्लिक हो और ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में हो, ये तो एनोमर की कंडीशन होगी। एपीमर का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा काइरल सेंटर हो और सिर्फ एक में डिफरेंस हो, वो एपीमर हो। जल्दी बता दो। तो अल्फा और बीटा जो है आपस में क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्फा और बीटा आपस में कहलाते हैं एनोमर्स। अब ट्रू या फॉल्स यहां पर ले लेते हैं। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, बोलो ट्रू या फॉल्स। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। एनोमर्स का मतलब है कि दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास और वो किसके साथ जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम है? ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ, तो वो एनोमर कहलाएंगे। अल्फा और बीटा किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ, तो ये एनोमर कहलाएंगे। मगर एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। एपीमर्स होते हैं कि दो या दो से ज्यादा काइरल सेंटर हो और एक में डिफरेंस हो। तो अगर मैं एनोमर की बात करूं तो उसमें C1 कार्बन पर डिफरेंस तो है ही, और सिर्फ C1 पर ही डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब एनोमर जो है वो एक तरीके से हमारे पास एपीमर तो है ही। बोलो बोलो बोलो। तो सभी एनोमर्स में C1 कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एक कायरल सेंटर पर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एपीमर तो है ही। मगर सभी एपीमर एनोमर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ग्लूकोज और मैनोज की बात करें तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई इक्विलिब्रियम में थोड़ी है हमारे पास। समझ में आ गया तुमको? तो इसका मतलब यह है कि दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारे पास? फॉल्स हो गया। और पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारे पास? ट्रू हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलो 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 बोलो। समझ में आ गया, है ना। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। टॉलेंस रिड्यूस करना है दोस्तों, मैं तुमको बता दूं। टॉलेंस रिड्यूस अगर आपको करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास होना चाहिए या तो हेमी एसिटल ग्रुप, या फिर आपके पास होना चाहिए हमारे पास हेमी कीटल ग्रुप। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप है आपको
या फिर आपके पास CHO साक्षात होना चाहिए। ये तीनों में से कोई है तो आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस हो सकते हो टॉलेंस में। हेमी एसिटल का मतलब और हेमी कीटल का मतलब तुम समझते हो, एक कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, है ना। यहाँ पर एक OH होगा और एक ऑक्सीजन होगा। दूसरे में हमारे पास एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर हमारे पास H की जगह R होगा और यहाँ पर OH होगा। OH और O तो कॉमन है दोनों में, तो हमें एक ऐसा कार्बन चाहिए जिस पर एक OH है और एक O है, तो हम ऐसा कर पाएंगे। क्या हमारे पास P और Q में से आप देखो तो हमारे पास यहाँ OH है और ये H है, तो ये हमारे पास एक हेमी एसिटल है। जबकि यहाँ हमारे पास देखें तो ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन था, ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन था, इस पर हमारे पास OH खत्म हो गया। तो इसमें से कौन है जो कि रिड्यूस नहीं करेगा टॉलेंस को? नहीं करेगा, ऐसा पूछ रहा है, नहीं करेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गया? नहीं करेगा, विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। इसके लिए हमें हेमी एसिटल और हेमी कीटल चाहिए तो वो रिड्यूस कर देगा, मगर क्वेश्चन है नहीं करेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। पी तो रिड्यूस कर देगा, MS ने बिल्कुल सही कहा, और KP ने भी हमारे पास कह दिया है सही। और जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। SB ने आंसर कर दिया है, NA ने आंसर कर दिया है, SH ने आंसर कर दिया है, GE ने आंसर कर दिया है, ठीक है। PP ने आंसर कर दिया। अपने नाम के साथ लिखो दोस्तों ताकि हम रिलेट कर पाए। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो अब अपन जो है एक अच्छा सवाल करते हैं जल्दी से, और वो है जल्दी से फटाफट, ये वाला नहीं, ये वाला सवाल करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं मगर हम चुनिंदा सवाल लेंगे ताकि हम हमारी मंजिल को कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी से मुझको बताओ कि फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कर रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही है जवाब था उसका Q। मगर अब हम आ चुके हैं अगले सवाल पर, और वो है हमारे पास ये कि टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो हम कायरल सेंटर, हमारे पास आंसर आ चुका है 16 8 16 8। तो यहाँ पर कायरल सेंटर गिन लो यार, एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, और एक कायरल सेंटर ये रहा, 3 ही है। ये तो कायरल सेंटर है नहीं क्योंकि 2H है। यहाँ पर ये कायरल सेंटर है नहीं, यहाँ पर ये कायरल सेंटर है नहीं, तो 3 कायरल सेंटर है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब हमारे पास MS ने आंसर कर दिया है हमारे पास, और MS धोनी महेंद्र नवनीत ने आंसर कर दिया है 8 8 8 8 VE। बस बस बस, मुझे समझ में आ गया कि तुमको समझ में आ चुका है। तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा बाहें पसारे हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो ये है, ये है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब अपन बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में, बात कर लिया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, डाईसेकेराइड्स की। दोस्तों जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, है ना, ताकि अपन को जो है वो कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो स्यूक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, डाईसेकेराइड्स। वो किस किस से मिलके बना होता है, पहले 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि वो किस किस से मिलके बना है। फिर दूसरी बात, उसमें कौन सा लिंकेज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में कौन सा लिंकेज है, ये भी हमको पता होना चाहिए। और तीसरी बात जो हमको पता होनी चाहिए, के उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाने के बाद कोई हेमी एसिटिलिक और हेमी कीटल कार्बन खत्म तो नहीं हो गया। और अगर खत्म हो गया है तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो फिर रिएक्शंस के बारे में भी अपन बात करेंगे, मगर उससे पहले अपन इसमें आ जाते हैं। तो जल्दी से मुझको बता दो कि स्यूक्रोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्यूक्रोज किस किस से मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। तो आपको ऐसे याद रखना है, स्यूक्रोज किससे मिलके बना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सचिन गिव रोज टू हिज। तो हमारे पास ऐसे याद कर सकते हैं ना, SG। वाह, घटिया तरीके से याद किया। अमीनो एसिड अभी अपन करेंगे। तो अब यहाँ मुझको ये बता दो, निंजा टेक क्या है। ये टेक बता दी मैंने, सचिन गिव रोज टू GF। अब मुझको ये बताओ कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। अगला सवाल है हमारे पास, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है।
क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर? बोलो बोलो। हाँ वाह, ये भी हो सकता है कि गलत फहमी इक्वल्स टू स्यूक्रोज। गलत फहमी इक्वल्स टू स्यूक्रोज। वाह, कोई बात नहीं, चैप्टर भी अपना बहुत ही शानदार वाला है। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए हमारे पास हेमी एसिटिलिक और हेमी कीटल कार्बन होना चाहिए, मतलब एक कार्बन पर ऑक्सीजन होना चाहिए और OH होना चाहिए। तो ये हमारे पास हेमी एसिटिलिक कार्बन है, इस पर OH नहीं है। और यहाँ पर भी हमारे पास वो कार्बन इन्वॉल्व हो चुका है, यहाँ पर भी एक कार्बन हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर OH होना चाहिए था, वो भी इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब स्यूक्रोज पे हमारे पास हेमी एसिटिलिक हेमी कीटल कार्बन बचा ही नहीं, तो फिर ये रिड्यूसिंग शुगर ना होकर कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन कौन सा लिंकेज होता है? तो ग्लूकोज का कार्बन 1 और फ्रक्टोज का कार्बन हमारे पास यहाँ देखें तो 1 2 सेकेंड कार्बन, तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। 1 और 2 के बीच में, तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से कार्बन के बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो 3 सवाल आपको डाइसैकेराइड्स के लिए पता होना चाहिए, किस किस के बीच में लिंकेज है। तो ग्लूकोज का 1, फ्रक्टोज का 2, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में लिंकेज है। दूसरा, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हेमी एसिटिलिक और हेमी कीटल कार्बन नहीं बचा है। माल्टोज के बारे में बात करें तो माल्ट शुगर क्या है? ये माल्ट शुगर, और माल्ट शुगर ग्लूकोज का ही बना होता है, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे याद रख लो। माल्ट शुगर है, माल्ट शुगर है मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। और इसमें कौन कौन सा लिंकेज होता है? तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास एक कार्बन का C1 और दूसरे कार्बन का C4 इन्वॉल्व है। तो अगर C1 है, इसका मतलब ये एपीमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गया, मतलब इसका हेमी एसिटिलिक तो खत्म हो गया। मगर क्या C4 का एपीमेरिक कार्बन अभी भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? बचा हुआ है ना। तो इसका मतलब मुझे बताओ, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं? ए यस और बी नो। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस और नो, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं? व्हाट इज इनवर्ट शुगर? व्हाट इज इनवर्ट शुगर? व्हाट इज इनवर्ट शुगर? अच्छा सवाल है, बता सकते हैं अभी अपन। व्हाट इज इनवर्ट शुगर? व्हाट इज इनवर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है दोस्तों कि कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए, है ना। जैसे कि मान लो पहले आपने कंपाउंड लिया और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और बाद में थोड़ी देर बाद देखा तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया? लीवो रोटेटरी बिहेव करने लग गया। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो ये अच्छा सवाल पूछ लिया कि इन्वर्ट शुगर क्या होता है, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो स्यूक्रोस है, तो C12H22O11, इसको अपन ने पानी में डाला। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर स्यूक्रोस आपने बॉटल में लिया, तो उसका जो अल्फा होता है वो होता है +66.6, मतलब वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जैसे आप उसको पानी में डालोगे, ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा अपने C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में, और प्लस हमारे पास C6H12O6 हमारे पास कैसा हो गया? फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है दोस्तों, वो हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास इसका अल्फा हमारे पास +52.7 होता है, और इसका फ्रक्टोज का हमारे पास होता है -92.2। तो अब जब अपन ने शुरू में बीकर में ये डाला था, जैसे किसी ने पूछ लिया मुझसे इन्वर्ट शुगर क्या है, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। तो जब आपने बीकर में सबसे पहले शुगर डाला स्यूक्रोस, तो वो कैसा था? हमारे पास +66 था। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये कन्वर्ट होता जाएगा अपने मोनोमर्स में। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये +52 है, और ये हमारे पास -92 है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा, तो ओवरऑल जो कंपाउंड हो जाता है वो कैसा हो जाता है? लीवो रोटेटरी, है ना। कैसा हो जाता है दोस्तों? लीवो रोटेटरी हो जाता है। इसका मतलब हमने जब शुरू में बीकर में लिया था, ये मानकर कि वो स्यूक्रोस था, वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और हम 2 4 5 घंटे बाद आए तो फिर ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया? पलट गया, क्योंकि वो तो टूट गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन था वो ज़्यादा था कंपेयर टू दी व्हाट?
नेक्स्ट टू रोटेशन। तो समझ थोड़े समय बाद हमने फिर पीपीएल पास किया उसी सुक्रोज के सॉल्यूशन में, तो अब सॉल्यूशन हमें लीवर रोटेट करते हुआ दिखा। इसका मतलब इन्वर्ट हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ऐसी शुगर जिसको सुक्रोज हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। बहुत 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 बढ़िया है। हाँ, LEAVO, तो लीवर रोटेटरी। क्लियर है? तो माल्टोज हमारे पास हो गया। नेक्स्ट कोई मुझे बताएगा कि लैक्टोज किस किस से मिलके बना होता है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा मेरे साथ 2 रात और 2 दिन का गोवा का स्टे। तो देखो जरा, लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज है तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल जाता है कि जितनी भी कहानियां अभी तक अपन ने रची है उसमें ग्लूकोज तो है ही, बस अंतर ये आ जाता है कि ग्लूकोज के साथ लैक्टोज और आ जाएगा, और वो लैक्टोज कौन सा हो जाएगा, गैल, गैल लैक्टोज। तो हमारे पास ये किस किस से मिलकर बना है, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। हाँ, ये भी एक अच्छी कहानी है कि ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस किस से मिलके बना है। C1 और C4 का लिंकेज क्या है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पर हमारे पास C1 अल्फा डी ग्लूकोस और ये हमारे पास C4 अल्फा डी गैलेक्टोस। अब फिर से वही सवाल है हमारे पास क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, है या नहीं। और अगर मान लो तुम्हारा आंसर है यस, पहले तो मुझे बता दो यस और नो, क्या ये इन्वर्ट शुगर है कि नहीं। यस, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ। तो अगर तुम्हारा आंसर यस है, तुम्हारा आंसर आ चुका है यस, तो इतनी चीज़ें आपको कैसे याद रहती है दोस्तों। जब आपको इतनी चीज़ें याद रखने के पैसे मिलने लग जाए तो आपको चीज़ें याद। अभी क्या हो रहा है, तुम लोगों को पैसे देने भी पड़ रहे हैं और याद भी रखना पड़ रहा है। दो चीज़ें कैसे करें, या तो आपको पैसे मिलने लग जाए तो आपको चीज़ याद हो जाती है, तो मुझे इसलिए याद हो जाती है क्योंकि मुझे समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए प्री रिक्विजिट होना चाहिए। ये टॉपिक मैंने इसीलिए थ्योरेटिकल ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये जानते हुए कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा रखा है ताकि आप इसे गेन करके लेके जाएं। सर ये क्या बोलती है, सच बात है ना दोस्तों। जब जब आप टीचर बन जाते हो तो आपको आपको उसके बदले पैसे मिलने लग जाते हैं पढ़ाने के बदले। जब आप स्टूडेंट होते हो तो पैसे देते भी हो और फिर उसके बाद जो है पढ़ना भी पड़ता है। तो जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। सर इसमें निंजा ट्रिक बता दो, यही तो थी निंजा ट्रिक, ग्लूकोस और गैलेक्टोस याद रखने की तरीका। अब सवाल यह है कि मुझको बताओ कि अगर मान लो ये रिड्यूसिंग शुगर है तो किसकी वजह से है, ग्लूकोज की वजह से है रिड्यूसिंग शुगर या फिर गैलेक्टोज की वजह से, किसकी वजह से रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज। वाह SB, बेटा उतने देते हैं जिससे कि दाल रोटी चल जाए बस, ग्लूकोज की वजह से या गैलेक्टोज की वजह से। तो ये दोस्तों जो पढ़ के आया है उसको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि C1 का हमारे पास एपीमेरिक कार्बन जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो इसका हेमी एसिटिलिक कार्बन जो है वो समाप्त हो चुका है। मगर ये C4 से कर रहा है तो इसका C1 बचा हुआ होगा, और इसका C1 बचा हुआ होगा तो फिर वो हमें रिड्यूसिंग शुगर होने पर मजबूर कर देगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसका आंसर क्या होने वाला है, गैलेक्टोज होने वाला है। अब अपन जो है थोड़े से सवाल कर लेते हैं क्योंकि सवाल से ही चीज़ें समझ में आती है ना। जल्दी से बताओ, एडवांस 2015 का सवाल है। डी प्लस ग्लूकोस हमारे पास है, डी प्लस ग्लूकोस अगर मान लो ये है तो एल माइनस ग्लूकोस क्या होगा, जल्दी से बता दो। अभी मैं तुमको समझा के आया था डी और एल के बीच में रिश्ता। पॉलीमर्स आर वेटिंग फॉर अस। हाँ तो बस अब अपन पॉलीमर के बारे में बात करेंगे, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे पॉलीमर्स को। उससे पहले अमीनो एसिड की ट्रिक आने वाली है जिसमें आप असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंस सीखेंगे।
नहीं दोस्त, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 90 मिनट है, तो मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, मगर मैं मैक्सिमम कवर करके और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। तो बहुत बाकी है ना। नहीं, अब अपन अमीनो एसिड पढ़ेंगे, अमीनो एसिड के बाद जो है वो अपन पॉलीमर पढ़ेंगे। ए, तो हमने क्या कहा, डी, कि अगर आपके पास डी ग्लूकोज है, आपको एल ग्लूकोज ढूंढना है, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज में अगर ये पॉजिटिव है तो ये एल जो है वो हमेशा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। और डी नेगेटिव है तो उसकी मिरर इमेज क्या होएगी, एल पॉजिटिव होएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद नहीं होती किसी को, समझ में नहीं आता तो आप इसकी क्या देख लें, मिरर इमेज देख लें। और इसकी मिरर इमेज देख लें तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज, ओ एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर, एच इधर, ओ एच इधर, ओ एच इधर, ओ एच इधर, ओ एच इधर, ईस्ट वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, है ना। तो हमारे पास डी और एल, बस ये याद रखना, डी ग्लूकोज की मिरर इमेज एल ग्लूकोज होगी, मगर अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, एनेंटियोमर्स का। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, बोलो 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 बोलो, है ना। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना। चलो ये सवाल कर लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन वन ऑफ द कार्बन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ ओ एच। क्या अल्फा और डी में नंबर ऑफ एच का, ओ एच का डिफरेंस होता है, कॉन्फ़िगरेशन का होता है, कन्फर्मेशन का होता है, या साइज ऑफ हेमी एसिटिल रिंग का होता है। सर नोट से क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन जितना अपन पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन हमारे बन जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि अपना जो 90 मिनट्स का सेशन है वो वैसा होना चाहिए कि आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार इतना मैंने पढ़ा था और इतना क्रिस्पली मुझे पता है ये सब। बाकी तो 90 मिनट्स में अपन सब कुछ कवर नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाने वाला है, बॉम्बे 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 बॉम्बे, बैंगलोर, बैंकॉक, वाह। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉम्बे, है ना। अब अपने पास जो है वो समय, हमारे पास समय कम है, तो हम बात करते हैं किसका, अमीनो एसिड का। तो जल्दी से अपन बात कर लेते हैं अमीनो, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं फिर, ताकि तुरंत अपन फिर उसके बाद पॉलीमर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड जो है, अल्फा अमीनो एसिड दो तरीके का है, और वो अमीनो एसिड है हमारे पास कौन कौन से, एक तो है हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल, और एक है हमारे पास नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्यों क्यों है, अब मुझे बताओ जल्दी से, मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आर दोज which are produced by our body, हमारी बॉडी जिसे प्रोड्यूस कर सकती है वो कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज which are produced by our body, फॉल्स या सेमी एसेंशियल के बारे में अभी हम हमारे सिलेबस में भी नहीं, हम बात भी नहीं करेंगे। फॉल्स दोस्तों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य हमेशा उन्हीं चीज़ों को एसेंशियल मानता है जो उसे नहीं मिलती है। तो हमारी बॉडी अगर इसे बना रही होती तो फिर हम इसे क्या एसेंशियल थोड़ी कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता, फिर ठीक है अब बॉडी बना ही रही है तो फिर हमारे लिए एसेंशियल क्यों हुआ। तो एसेंशियल हमारे, हम मनुष्य हैं, हम उसी चीज़ को एसेंशियल मानते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते या जिसको हासिल करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है, उल्टा है। एसेंशियल वो है जो हमें डाइट से लेने होते हैं, मतलब हमारी बॉडी नहीं बनाती है। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है या फिर उसका प्रिकर्सर होता है तो उससे कन्वर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया फॉल्स, और यहाँ पर हमारे पास असेंशियल अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं। सर वाह बेटा वाह, एस बी पढ़ने के अलावा तो सब कर रहा है मतलब। तो कौन कौन से हैं जरा मुझे बताओ, कौन कौन से हैं, कोई एक एक नाम लेते जाओ, कोई एक एक नाम देते जाओ कि कौन कौन से असेंशियल है, सिर्फ असेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। वेलिन दूसरा,
ल्यूसिन, तीसरा आइसोल्यूसिन। फिर हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, फिर हम इसका न्यूमोनिक बनाएंगे। पहले अपन इसका नाम लिख लेते हैं, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। और बताओ, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मिथियोनाइन। और बताओ पांचवा, जल्दी बोलो, हिस्टिडिन। फिर ट्रिक बनाएंगे इसकी। और हिस्टिडिन के बाद क्या हो गया, हिस्टिडिन 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 थियोनाइन। और क्या है जल्दी बताओ, और क्या है हमारे पास, आर जी, ट्रिप्टोफैन। और आठवां Arginine। फिर उसके बाद और क्या है, और क्या बच गया, फेनिलएलेनाइन। और क्या बच गया, एक और है क्या, जल्दी बताओ, मेरे से कुछ मिस हुआ। लाइसिन, यस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया, ये असेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे तो 20 है हमारे पास अमीनो एसिड, मगर ये कैसे हैं, असेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे ये याद रखना है तो सिर्फ हमें इसको छोड़ देते हैं, बाकी अपन सारी ट्रिक बना लेते हैं। तो ट्रिक बना लेते हैं, आई सॉ लूसी। लूसी जो है, अब इसमें तुम वो मत लगाना यार प्लीज, कि इसमें तुम जो है वो लॉजिक लगाने लग जाओ। हम न्यूमोनिक्स बना देते हैं, आई सॉ लूसी मैट his friend. I saw Lucy met his friend Trapti and RG, है ना। I saw Lucy and his friend Trapti met his friend to give to throw party, throw party of Fanny at 9 PM। अब इसको ऐसे याद रख लो। अच्छा, ये हमारे पास ऐसा हो गया। क्या करते हैं इसको, एक मिनट रुको, लगता है मैं भावनाओं में आगे बह गया। ये है हमारी ट्रिक, है ना। तो आई सॉ ल्यूसी मैट हिज फ्रेंड तृप्ति एंड आरजी टू थ्रो पार्टी ऑफ फैनी। फैनी जो है एक तरीके की ड्रिंक होती है दोस्तों, जो कि विदेश में मिलती है, एट 9 PM। तो इसको याद कर सकते हैं, आई सॉ ल्यूसी। आई सॉ ल्यूसी मतलब ल्यूसिन, आइसो ल्यूसी मतलब आइसो ल्यूसिन, मैट मतलब मिथियोनिन, हिज मतलब हिस्टिडिन, ट्रिप्टी मतलब ट्रिप्टोफैन, आरजी मतलब आर्जिनिन, थ्रियो 9 मतलब थ्रियोनिन, फैनी मतलब फेनिल एलेनिन, है ना। और इसके साथ फैनी मतलब फेनिल एलेनिन, है ना। और इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, और वो है लाइसी। तो आई सॉ ल्यूसी मैट इज फ्रेंड तृप्ति एंड आरजी टू थ्रो पार्टी ऑफ फैनी। फैनी एक तरीके का ड्रिंक होता है, तो वो गोवा में मिलता है, एट 9 PM। तो याद करने की तरीका मैंने फिर से बता दिया, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मिथियोनिन हिस्टिडिन ट्रिप्टोफैन आर्जिनिन थ्रियोनाइन फेनिल एलेनिन, है ना। और लास्ट में आपको याद रखना है लाइसिन। सर ये क्या है, तो इस तरीके से अगर, अब देखो क्या होता है ऐसे सवाल में, क्या करें, ऐसे सवाल में क्या होता है, आपको ये सवाल पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो फिर आपको एसेंशियल तो याद है ही, तो बस उस कहानी में से आप ढूंढ लो कि कौन कौन एसेंशियल नहीं है, तो आप नॉन एसेंशियल को आंसर कर सकते हो। इसका एक और जो है वो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि किस में फंक्शनल ग्रुप OH है, किस में फंक्शनल ग्रुप सल्फर है। जेई मेंस में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये, किस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, किस में सल्फर है, ये सब। कोकोनट में लस्सी मिला के, वाह, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा तू, कोकोनट में लस्सी मिला के।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पर भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर सवाल पूछा जाता है। अब अगर मैं अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है C डबल बॉन्ड OH, एक होता है लेट्स से NH2, और यहाँ हमारे पास H होता है, और यहाँ पर हमारे पास R होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH होता है, इसका अपना एक pK होता है और अपना इसका एक pK होता है। इसका NH2 का pK लगभग 9 के आसपास होता है, इसका pK लगभग 2 के आसपास होता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू होता है pKa 1, तब इसका pK एसिड का pK, और फिर pKa2 इसका pK डिवाइड बाई 2। तो ये वो पॉइंट होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जहाँ पर अगर मान लो मैं इलेक्ट्रोड लगाऊं और यहाँ पर अगर मैं अमीनो एसिड डाल दूं तो ना तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करे ना ही वो नेगेटिव की तरफ मूव करें। तो अगर ऐसा आंसर करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर आपको पीके वैल्यू दी जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर दें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5.5 या फिर लगभग 6। तो यूजुअली जो अमीनो एसिड होते हैं ना उनका पीके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है लगभग 6, 5.5 से 6। मतलब इस पर्टिकुलर, इसकी बात करें आइसो इलेक्ट्रिक या इस पर्टिकुलर पीएच पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अमीनो एसिड ना तो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना ही कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो ज्विटर आयन फॉर्म में रहते हैं। ये बिल्कुल एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें हमें जो याद रखनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में भी सवाल मेंस में पूछा गया है, और वो है हमारे पास किस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स की होती है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है दोस्तों कि हमारे पास सिंपल प्रोटीन होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, और फिर टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्म्स क्या क्या होती है। तो उस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से प्रोटीन्स में। तो अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स की तो हाँ, क्या चल रहा है दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सवाल ये पूछा गया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दो तरीके की होती है। एक तो होती है इसमें, एक तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और एक होती है हमारे पास क्या बीटा 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 अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और बीटा प्लीटेड। तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर तो ये होती है जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और इनके बीच में हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेंस में पूछा गया बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कैसी होती है। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। प्लीटेड क्यों बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा मम्मी जब साड़ी बनाती है तो ऐसे प्लीट्स बनाती हैं, ऐसे ऐसे करके प्लीट्स। तो जो प्लीट्स बनती है वो कहलाती है प्लीट्स। तो प्लीट्स में क्या होता है कि एक फॉर्म और दूसरी लेयर के बीच में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेट्स से ये हमारे पास अमीनो एसिड की चेन है, इनके बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास कैसी होती है 2D स्ट्रक्चर होती है। तो प्लीटेड बोलते हैं, जैसे प्लीट्स होते हैं ना साड़ी में वैसे प्लीट्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास होता है किसमें अमाइनो एसिड में, है ना। तो ये हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में बाद हम बात कर लेते हैं, और वो है हमारे पास होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो इस बारे में अब आप जानते हैं, तो पॉलीमर आ गया अब हमारे पास, है ना। मोनो हमने ख़त्म कर लिया कार्बोहाइड्रेट। अब अपन बात कर लेते हैं पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर्स के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि पॉलीमर दो तरीके के हैं, एक तो है हमारे पास होमोपॉलीमर और एक है हमारे पास कोपॉलीमर। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कि क्या क्या डिफरेंस है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में। बोलो 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 बोलो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। देख रहा हूँ मैं। होमोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो एक ही होती है। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, मोनोमर यूनिट जो है वो सिर्फ एक होती है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पॉली इथीन, तो हमारे पास वो कैसा हो गया होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में मोनोमर यूनिट्स दो तरीके की या दो से ज़्यादा हो सकती है। मोनोमर यूनिट्स लेट्स से ए हो सकती है प्लस हमारे पास बी हो सकती है। तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ अगर मोनोमर यूनिट्स हो गई तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन कोपॉलीमर, है ना। तो मोनोमर और कोपॉलीमर, लेट्स से अपन एग्जांपल ले लें यहाँ पर नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 जो है हमारे पास वो कैसा है हमारे पास कोपॉलीमर है। इसमें हम जानते हैं कि हेक्सामिथाइलिडीन डाइअमाइन होता है प्लस हमारे पास एडिपिक एसिड होता है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट मोनोमर्स लेंगे तो वो क्या हो गया कोपॉलीमर,
और अदरवाइज एक ही होगा तो वो क्या कैसा कहलाता है, होमोपॉलीमर कहलाता है। जल्दी से खत्म करेंगे ना। लेट्स अब यहाँ पर आपको क्या है, इस लेक्चर में मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल कंसाइज कर दिया। इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसलिए रखा है ताकि आप लोग जो है वो इस लेक्चर से कुछ लेके जाएं, है ना। ब्लर हो गया नहीं, ठीक है। तो हमारे पास पॉली इथाइलिन है, तो हमारे पास ये मोनोमर यूनिट है, इथाइलिन से मिलके बना होता है। पॉली पॉली इथाइलिन है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास इसी से बना होता है। ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी दो डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं। इनके यूजेस भी आपको लिख रखे हैं, है ना। एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं कि इसका क्या यूज है, तो आपको यूज के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। प्रोपाइलिन मतलब प्रोपाइलिन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ आपको क्या कर देना है, पॉलीमराइजेशन। पीवीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड सी और सी एल होता है, और इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे हम। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड और पाइप्स और साइड बनाने के काम आता। सर वॉच जोरदार है, वाह बेटा, मतलब इतनी दूर से तुमको वॉच ही दिख रही है, हैं? बताओ यार कैसे कैसे लोग हो तुम। होमोपॉलीमर के अगले एग्जाम्पल, सैरन ए, है ना, पॉलीस्टाइरीन, पैन, ऑर्लोन, एक्रिलिन और पीटीएफ टेफ्लॉन, ये सब जो है वो हमारे पास किसके एग्जाम्पल है। बस इसमें क्या याद रखना है कि पॉलीस्टाइरीन है तो वो स्टाइरीन जो है मोनोमर से मिलके बना है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है PAN, तो उसमें एक्रिलोनाइट्राइल होगा, है ना। PTFE या टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो CH2 जो है वो हमारे पास नॉन स्टिक कॉटिंग में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में काम आता है ना। फैन ऑफ वॉचेस, अच्छा क्या बात है। सर ब्लर है, क्या ब्लर है? ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेट्स अब ये हमारे पास है PVAC, पॉलीविनाइल एसीटेट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लिप्टेल है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइलॉन 6 ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सवाल आ जाता है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610 में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी छोड़ो। फिर बैकेलाइट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकेलाइट जो है वो इसमें सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें हमारे पास या तो पूछ लिया जाएगा फिनॉल के साथ और क्या एक्सेस में लेते हैं, तो ये आपको बैकेलाइट जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जिससे कि स्विचेस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास एक सवाल आ गया, जल्दी से सवाल कर लेते हैं। अ सब्सटेंस फ्रॉम ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब होता है जिसमें दो आयन्स हो, ये भी हो, बेसिक आयन भी हो और एसिडिक आयन भी हो, या फिर आप ये भी ले सकते हो। तो मुझको बताओ क्या सब्सटेंस फॉर्म ज्विटर आयन। अब हमारे पास सवाल आ गया दोस्तों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो अ सब्सटेंस फॉर्म्स ज्विटर आयन, इट कैन हैव फंक्शनल ग्रुप। जल्दी बोलो कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी बोलो इसमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। NH2C डबल बॉन्ड OH और NH2SO3H। तो जल्दी से मुझे बता दो, ए और बी दोनों हो सकते हैं क्योंकि एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, C और कैलकटा हो जाने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए अपन जो है वो कंप्लीट एक रिवीजन सेशन 7 मिनट में कर रहे हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज। ये सवाल जो है याद करो अभी आया है, अगर आपने दिया हो क्या टेस्ट AIMT, अगर आपने दिया है तो ये सवाल अभी आया था, ट्रिपल E का पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से बता दो अगर आपने अटेंड किया है तो। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों, ये ऐड में भी आता है दोस्तों। मेमोरीज 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 मेमोरीज, यस। बस तुमको यही सुनाई दे रहा है कि आजू बाजू सर के क्या चल रहा है वो पता कर लो, और वॉच कौन सी है ये पता कर लो, हैं। हाँ देखो, AIEEE 2009 में एक अजीब सा सवाल पूछा, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। टिपिकल वर्ड, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास क्योंकि डेफिनेशन में तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाप रे बाप, SB, ये कौन कौन सी नॉलेज निकाल के लेके आ रहा तू, है? बाप रे बाप, इतनी रिसर्च भाई। SB क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? आप अपना परिचय दें SB जी। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है जो आप ऐसे नेशनल लेवल पे
चीज़ें नहीं बता सकते, फालतू फालतू बातें कर रहे हो तुम लोग। तो मेमोरीज फेवरेट सॉन्ग, फाइन। तो पढ़ते हैं। चलो जल्दी से मुझको बताओ कि दो फंक्शनल ग्रुप कौन से होने वाला है। आंसर होने वाला है सी, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू दी कीटोन। है ना। देखो कैसे कैसे सवाल इसमें आए हुए हैं जो एडिनिन और इस पर डिपेंडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बिलो इज वाटर सॉल्युबल, 2015 में आया हुआ जेई मेंस का सवाल है। इसमें से वाटर सॉल्युबल कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वाटर सॉल्युबल। इंतजार कर रहा हूँ मैं, जल्दी से। हाँ सबका आंसर आ रहा है, जब तक सबका आंसर नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। आंसर आ चुका है हमारे पास। ए, डी, ई, के, ये होते हैं हमारे पास ऑयल सॉल्युबल। तो क्या यहाँ पर हमारे पास ए डी ई के है, डी ई के है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारे पास कैसा हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। है ना। बहुत सारे सवाल अपन यहाँ पर जेई के कर सकते हैं, किंतु हम बहुत सारे सवाल कर भी चुके हैं। तो अब अगला सवाल है मुझे, ग्लूकोज गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, स्टेटमेंट वन। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव CO एंड ग्लूकोनिक एसिड। स्टेटमेंट बी। बोलो 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 बोलो। बोलो 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 जल्दी बोलो। इस सवाल के जवाब के बाद ही अपन चलेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है दोस्तों, बहुत बेसिक सवाल है। ये सवाल तो सबको आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि अपन बार बार ये सवाल कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि CHO का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। बोलो 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 बोलो। बहुत एसिडिक सवाल है। तो मेरा नाम गैस कीजिए। पता नहीं है, तुम बताओ। ए हो गया हमारे पास आंसर। अपन करते हैं अब ऐसा सवाल जो हमने न किया हो। बहुत सारे सवाल थे, देखो कितने सारे सवाल अपन कर चुके हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा अमीनो एसिड, क्या तुमको ये भी पता है कि अल्फा क्या होता है। इनमें से कौन सा जो है वो अल्फा अमीनो एसिड है, जल्दी बताओ। लास्ट सवाल लेंगे, जल्दी बोलो। सी के कौन है, सी के का पूरा नाम क्या है, वो इज सी के। चंदन कुमार। चलो जल्दी बताओ, अल्फा अमीनो एसिड कौन सा है। आंसर आ गया हमारे पास बी। देखो अल्फा अमीनो, ये देखो इसी में गड़बड़ हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है, और ये गामा पोजीशन होती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये अल्फा अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा पोजीशन पर कहाँ है अमीनो एसिड, अल्फा पोजीशन पर कहाँ है अमीनो एसिड, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो हमारे पास अल्फा पोजीशन पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में जाके, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये है आज का सेशन, और इसमें अपन ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखा। अपन आगे चलते हैं और कुछ एक आध सवाल और कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आज का समापन करते हैं। तो ऐसा सवाल दे देता हूँ जो अभी तक अपन ने करा ना हो और जो आप आसानी से कर पाओ। बोलो, ये एक सवाल है तो तुम्हें याद भी होना चाहिए कि कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम का मतलब हमारे पास 7 मेंबर्ड अमाइड। थर्ड पॉलीमर इन 10 मिनट, जल्दी बोलो।
कैप्रोलैक्टम जो है वो, उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बोलो। सबको याद है मेरे हिसाब से तो, वेरी गुड। नाइलॉन। फिर से ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी अपनी तरफ से जवाब दे देता हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। और अब अपना जो है वो अपन ने सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर ली है ऑर्गेनिक में। ऑल इंडिया टेस्ट, मॉक टेस्ट, फ्री फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, ये सब होते ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलते हैं। बस आपको करना क्या है कि अब लास्ट तक अपन को लगे रहना है। ठीक है, और इसके साथ ही, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, और अब ये हमारे पास, इसमें अपन सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं ना, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिंसिपल्स ऑफ प्यूरिफिकेशन भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सब अपन को पढ़ना है। अब अगली क्लास में लास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये लास्ट और बचा है क्रैश कोर्स का, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले कि मैं जाऊं, जल्दी से मैं आपकी स्क्रीन पर हो जाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, दीवान ए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, एक सेशन और बाकी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। पूरा तो कैसे करेंगे क्योंकि 90 मिनट्स है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय।